नमस्कार। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत मारवाड़ी महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर लता कुमारी आज प्रस्तुत हूँ आपके लिए आपके समक्ष द्वितीय सेमेस्टर एमए के द्वितीय सेमेस्टर के एक विशेष महत्वपूर्ण विषय बिंदु के साथ। आज का हमारा शीर्षक है उर्दू साहित्य का इतिहास। उर्दू साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले उर्दू और उर्दू का शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका आशय है वह बाजार जो शाही सेना के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता था। उसमें जिस मिली जुली भाषा का प्रयोग होता था उसे उर्दू वालों अर्थात बाजार वालों की भाषा कहा जाता था। इस आशय में इस शब्द का प्रयोग 17वीं सदी के अंतिम दशकों में मिलता है। उर्दू के विकास का आधार वह सौरसेनी प्राकृत और सौरसेनी अपभ्रंश थी, जिससे भारत की अन्य भाषाएं और बोलियों यथा खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और पंजाबी का भी जन्म हुआ। मुसलमानों के भारत में आने और पंजाब तथा दिल्ली में बस जाने के कारण इस स्थल की बोलचाल की भाषा में अरबी और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग होने लगा और क्रमशः उसने अपना एक अलग रूप धारण कर लिया। खड़ी बोली का मूलाधार होते हुए भी उर्दू पर अन्य क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ा। भाषा के विकास क्रम के आधार पर उर्दू भाषा के विकास में पंजाबी का प्रभाव सर्वप्रथम पड़ा। 17वीं और 18वीं शती में ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव उर्दू पर पड़ा और ख्यातिलब्ध विद्वान इस ग्वालियरी भाषा को कविता में अधिक शुद्ध मानने लगे। उर्दू पर अन्य बोलियों का प्रभाव पड़ना परिस्थिति की आवश्यकता थी, क्योंकि आरंभ में इसको बोलने वाली या तो बाजार की जनता थी या वे सूफी फकीर संत आदि थे जो अपने विचारों को घूम घूम कर देश के विविध भागों में प्रचारित करते थे। यही कारण है कि इस भाषा को कई नामों से संबोधित किया गया। अमीर खुसरो के लिए यह भाषा यदि हिंदवी ज़बान दहलवी थी तो दक्षिण में पहुंचकर दक्किनी या दक्खनी कहलाई। गुजरात में गुजरी अर्थात गुजराती उर्दू हुई और दक्षिण के लेखकों के द्वारा ज़बान अहले हिंदुस्तान अर्थात उत्तरी भारत के लोगों की भाषा कही गई। कविता और गजल के लिए जब यह प्रयुक्त हुई तो रेख्ता अर्थात मिलीजुली बोली कही गई और कालांतर में यही बोली उर्दू मुअल्ला और ज़बान उर्दू भी कहलाई। यद्यपि उर्दू साहित्य का मुख्य विकास उत्तर भारत में हुआ, किंतु उसकी रचना के प्राचीन चिन्ह दक्षिण में मिलते हैं। दक्षिण में मुसलमान राज्यों की स्थापना का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। तत्पश्चात मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के बजाय दौलताबाद बनाई, जिससे उत्तर भारत का प्रभाव तत्काल दक्षिण में पहुंचा। दिल्ली के सुल्तान तो फिर वापस दिल्ली आ गए, किंतु उनके साथ गए अनेक सेना अधिकारी, सामान्य जनता तथा संत फकीर वहीं बस गए और इन लोगों ने दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दक्षिण के राजाओं ने हिंदी को, जो तत्कालीन उर्दू की ही भांति थी, उसे अधिक महत्व देना प्रारंभ किया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रमाणित है कि किसी अन्य प्रदेश में पनपने वाली भाषा अपने पूर्ववर्ती रूप में न रहकर क्षेत्रीय बोलियों से अवश्य प्रभावित होती है। अतः दक्षिण की उर्दू पर भी तेलुगु, कन्नड़ और महाराष्ट्रीय भाषाओं का कुछ प्रभाव पड़ने से उसके उत्तरी भारतीय रूप में भिन्नत्व आ गया। उर्दू के साहित्यिक रूप का विकास सबसे पहले दक्षिण भारत और गुजरात में दिखाई पड़ता है। येशु दराज, मीराजी, शमशुल उशाक, बहारुद्दीन जानम, निजामी, फिरोज, महमूद, अमीनुद्दीन आला की रचनाएं उर्दू इतिहास में
अविस्मरणीय गिनी जा सकती हैं। बहमनी राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण में जिन 5 राज्यों की स्थापना हुई उनमें बीजापुर और गोलकुंडा साहित्यिक और कला की उन्नति की दृष्टि से उभरे। उन राज्यों के राजाओं ने जनता से सीधे संपर्क बनाने हेतु फारसी के विरुद्ध इसी आम जन की भाषा जो हिंदी उर्दू मिश्रित दक्कनी थी उसे औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अपनाया तथा इसी देसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए रचनाकारों को प्रोत्साहित किया। दक्कनी के इन कवियों में आतशी, मुकीमी, शाही, अमीन, रुस्तमी, खुशनूद, हाशमी, मोमिन, दौलत शाह तथा उर्दू के महान कवि नुसरती का नाम उल्लेख्य है। साथ ही राजकीय संरक्षण प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण कवि जिनकी काव्य भाषा उर्दू ही रही वे हैं वजही, गव्वासी, इब्न निशाती, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, गुलाम अली आदि। 17वीं शती के अंतिम दौर में उर्दू का प्रसार गुजरात, मद्रास, मैसूर और अर्काट तक फैल चुकी थी। 1887 में दक्षिण को मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिए जाने पर भी उर्दू साहित्य रचना में पर्याप्त क्रियाशीलता वेलोरी, सिराज, दाऊद, उजलत इस काल के श्रेष्ठ रचनाकार माने गए। वली का नाम उत्तरी भारत की उर्दू और दक्षिणी भारत की उर्दू के सेतु के रूप में है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने साबित किया कि दिल्ली वाली फारसी बहुल उर्दू ही नहीं क्षेत्रीय एवं देसी भाषा बहुल उर्दू भी अपने आप में उतनी ही सक्षम है। इस सोच ने भाषाई क्षेत्र में एक साहित्यिक क्रांति ला दी। 18वीं शती के आते आते मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर उस पर बाहरी आक्रमण होने लगे। नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर उसे लूटा, जिसका परिणाम हुआ कि दिल्ली की फारसी बहुल उर्दू का स्थान जनता की भाषा उर्दू ने ले लिया और इसी भाषा में साहित्य सृजन हुआ। इस दौर के प्रसिद्ध रचनाकार आबरू, हातिम, यकरंज, नाजी, मजमून, फुगा, मजहर, तांबा, फायज, आरजू आदि प्रमुख थे। चूंकि इस काल की दिल्ली में जो उर्दू पनप रही थी वह भाषाई दृष्टि से हृदय के सूक्ष्म भावों को बड़ी शिद्दत के साथ बयां करने में समर्थ थी। यही कारण है कि यह काल गजल के मिजाज के लिए उपयुक्त था। अतः गजल विधा पर्याप्त उन्नत हुई एवं 18वीं शती के अंत तक दिल्ली में मुगल शासन के कमजोर होने पर उर्दू कविता राज दरबार तक पहुंच गई। इस युग के उर्दू के कवियों ने भाषा और शिल्प दोनों ही पक्षों को पर्याप्त ऊंचाई प्रदान की। मीर दर्द, सौदा, मीर तकी मीर तथा मीर सोज जैसे कवियों ने उर्दू कविता में नए क्षितिज खोले। तत्पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के फैलते ही दिल्ली का यह रचना केंद्र विकेंद्रित हो गया। नए राज दरबार स्थापित हुए। अब साहित्यिक उर्दू लेखन का केंद्र अवध की राजधानी लखनऊ हुई और यहाँ जो भाषा उर्दू बनी उस पर बाहरी साज संभार अधिक था। वह भावों की अपेक्षा कलेवर की पच्चीकारी पर अधिक केंद्रित थी। इस समय के कवियों में सौदा, मीर, इंसा के अलावा नासिख, आतिश, दबीर, सबा, रिंद, नसीम, अनोस, बजीर आदि प्रसिद्ध हुए। इसी समय राज दरबारों और भाषाई मठों से दूर जो स्वतंत्र साहित्य सृजन हो रहा था वह जनता के दिलों के अधिक करीब था। भाव और शैली दोनों ही दृष्टि से कुछ साहित्य रूढ़िगत सोच पर कुठाराघात करते हुए नए सोच और नई वैचारिक दृष्टि का आगाज
कर रहा था। नज़ीर अकबराबादी मिसाल बनकर उभरे। अब अन्य भाषाओं की तरह उर्दू पर भी पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा था, अतः उर्दू में भी नव्य चेतना का संचार हुआ। इस काल के प्रसिद्ध कवियों ज़ौक़, मोमिन, अख्तर, सीम, जफ़र, सेफ्ता और अति महत्वपूर्ण शायर गालिब ने उर्दू को अत्यधिक समर्थ और संपन्न बनाया। आगे और भी उर्दू के विस्तार पर हम लोग बातचीत करेंगे अगले ऑडियो में। आज के लिए धन्यवाद।